जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा CFAP 6 का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम कुछ मिसलिनियस ISAs के की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये ISAs एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अहम नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जितने भी वो हमने कवर कर लिए, लेकिन फिर भी ये लेस इम्पोर्टेंट हैं। इसके बावजूद इनको ओवरव्यू लेना, इनको कवर करना ज़रूरी है हमारे लिए, इसलिए कि समटाइम्स ICAP कुछ अटैम्प्ट्स के बाद सडनली किसी ऐसे लेस इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है सिलेक्टिव स्टडीज़ को डिस्करेज करने के लिए। इसलिए चाहे ये स्टैंडर्ड्स कंपैरेटिवली लेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बावजूद इनको कम्प्लीटली स्किप करना रिस्की होगा। तो हम इसके इन सारे स्टैंडर्ड्स के जो की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि हमें बेसिक कंसेप्ट्स पता हो स्टैंडर्ड के। इनमें से अगर आप किसी स्टैंडर्ड को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इनके सिर्फ जो समरी या नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएँ, अगर आप उनको वही कवर कर लेते हैं तो ये सफिशेंट है। ये स्टैंडर्ड जो हैं इसके नोट्स भी अलग आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज के लेक्चर में हम वन बाय वन इनके की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि किस स्टैंडर्ड में क्या कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने ISA 250 लॉज एंड रेगुलेशन से। ISA 250 डील करता है नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन से कि हर ऑडिट क्लाइंट पे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती रहती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लीगल रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए। तो ISA 250 इसी चीज़ को डिस्कस करता है कि हमारे ऑडिट पे लॉज एंड रेगुलेशंस का क्या रोल होगा, क्या इम्पैक्ट होगा। स्टैंडर्ड्स सबसे पहले हमें कैटेगरीज बताता है लॉज की दो कैटेगरी बताता है। कहता है लॉज हमारे ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के लॉज हैं। एक वो जो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल टैक्स लॉस, ये डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करते हैं। इनको सामने रखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अमाउंट्स अपेयर हो रही होती है टैक्स एक्सपेंस की, डेफर्ड टैक्स की, वो इफेक्ट होती है इनसे। और दूसरे वो जो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट नहीं करते, जैसे लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। अगर कंपनीज इनकी कंप्लायंस कर रही है तो बेसिकली ये ऑपरेशनल नेचर के लॉज होते हैं जो कंपनी के ऑपरेशनल एरिया से रिलेट कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल एरियाज पे इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन अगर इनकी नॉन कंप्लायंस की जाए तो इनका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आ सकता है। जैसे अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो इसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा गोइंग कंसर्न के ऊपर। इसीलिए इन लॉज को भी हमें अपनी ऑडिट में कंसीडर करते हैं, लेकिन दोनों को एड्रेस करने की अप्रोच डिफरेंट है। ये दो टाइप्स ऑफ लॉज बताने के बाद, यानी एक वो लॉज जो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करते हैं और दूसरे वो लॉज जो इनडायरेक्टली या नॉट डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करते हैं, इनकी टाइप्स बनाने के बाद स्टैंडर्ड ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है कि उसने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। जो लॉज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं उनके बारे में स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि ऑडिटर ने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि क्या एंटिटी इनको कंप्लाई कर रही है, यानी खुद से उसने वेरीफाई करने की कोशिश करनी है, खुद से एविडेंस ऑब्टेन करना है। और जो नॉट डायरेक्टली इफेक्टिंग लॉज हैं, ऐसे लॉज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रहे, इनमें ऑडिटर ने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करना, इसमें कंपैरेटिवली लेस वर्क है। इसमें ऑडिटर एक तो इंक्वायरी कर लेगा मैनेजमेंट से कि बताइए आप इन लॉज को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और इंक्वायरी मैनेजमेंट से पूछ लेगा। और इनकी कंप्लायंस से रिलेटेड जो मैनेजमेंट, क्लाइंट और रेलिवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इनके दरमियान में जो कम्युनिकेशन है उसको इंस्पेक्ट कर लेगा, पढ़ लेगा कि क्या उसमें जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ इनकी कम्युनिकेशन हो रही है, जिसने लाइसेंस वगैरह इशू किया हुआ है, उसमें किसी नॉन कंप्लायंस का जिक्र है कि नहीं। तो जो डायरेक्टली इफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लॉज हैं, इन पे स्टैंडर्ड ने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ऑडिटर की कि उसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। लेकिन जो नॉट डायरेक्टली इफेक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं लॉज, इनके बारे में दो मेजर काम है। एक इंक्वायरी कर लेगा मैनेजमेंट से, और दूसरा इंस्पेक्ट करेगा कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ क्लाइंट की। फिर अगर ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद कोई नॉन कंप्लायंस नज़र आती है, और ये कंसेप्ट ज़हन में रखिएगा, केस स्टडी में हमारे लिए अहम होगा। केस स्टडी में वो इस कंसेप्ट को कैसे टेस्ट कर सकता है, वो किसी एक केस स्टडी में या केस स्टडी के किसी हिस्से में ये कह सकता है कि ऑडिटर को कोई ऐसा इंस्टेंस सामने आया जिसमें कोई नॉन कंप्लायंस विद लॉज है, किसी लॉ की वायलेशन हो रही है।
तो याद रखें, जब कभी किसी भी केस स्टडी में हमें वो कहे कि लॉ की वायलेशन हो रही है, हमने 3 एंगल से सोचना है इसको, 3 एंगल से। एक ये कि इस लॉ की वायलेशन को हमने दोषारोपी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना है। दूसरा, हम देखेंगे इस लॉ इस नॉन कंप्लायंस का हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट है और हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट है। और तीसरा, इस नॉन कंप्लायंस को क्या हमें आउटसाइड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को कम्युनिकेट करना है कि नहीं करना। 3 एरिया फिर से सुन लीजिए। एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी केस स्टडी में अगर हमें इंडिकेशन देता है कि किसी लॉ की वायलेशन हो रही है या नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन है, हमने 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है हमारी, हमने 3 एस्पेक्ट से सोचना है। पहला, क्या दोषारोपी गवर्नेंस को हमने कम्युनिकेट करना चाहिए। लॉ ये कहता है कि जो आपको नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन नजर आती है, आपने दोषारोपी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना है, मैनेजमेंट या दोषारोपी गवर्नेंस को। और रूल ये होता है कि जो लोग नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व हैं उनसे एक स्टेप हायर मैनेजमेंट या दोषारोपी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना है। और अगर हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व है नॉन कंप्लायंस में, फिर लीगल एडवाइस ऑब्टेन करेंगे, लायर से पूछेंगे, कंसल्ट करेंगे कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। दूसरा, अगर उस लॉ का कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट आ रहा है, जैसे हो सकता है लॉ की वायलेशन की तो कोई ना कोई पेनल्टी इम्पोज हो रही हो, तो उस पेनल्टी के प्रोविजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। अगर कंपनी ने पेनल्टी की प्रोविजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, जो भी इम्पैक्ट आ रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो मिस स्टेटमेंट होगी। मटीरियल है तो ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, अगर परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। अगर उसमें पता चलता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व है या दोषारोपी गवर्नेंस इन्वॉल्व है उस इलीगल एक्टिविटी में, तो इससे चूंकि मैनेजमेंट और दोषारोपी गवर्नेंस की इंटेग्रिटी पे डाउट्स क्रिएट होते हैं, तो एक्सट्रीम केसेस में ऑडिटर विड्रॉ भी कर सकता है। ये ऑडिटर के पास हमेशा से एक ऑप्शन होती है कि जब कभी ऑडिटर को लगे कि हायर मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है या इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो वो विड्रॉ कर सकता है। और तीसरे नंबर पे ऑडिटर ये देखेगा कि क्या नॉन कंप्लायंस की कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने रेलिवेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को कम्युनिकेट करना है। अगर लॉ रिक्वायर करता हो या ऑडिटर का राइट हो कि वो अगर चाहे तो इस नॉन कंप्लायंस को कम्युनिकेट कर सकता है, लॉ रिक्वायर करता हो या ऑडिटर का राइट हो, तो उस सूरत में ऑडिटर आउटसाइड थर्ड पार्टीज़ को कम्युनिकेट करेगा। लेकिन अगर लॉ रिक्वायर नहीं करता या ऑडिटर का राइट नहीं है, तो ऑडिटर उस सूरत में थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को ये नॉन कंप्लायंस कम्युनिकेट नहीं करेगा। और अगर लॉ की तरफ से रिक्वायरमेंट है और ऑडिटर कम्युनिकेट करता है इस वायलेशन को, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट की वायलेशन नहीं समझी जाएगी, क्योंकि ये रिक्वायर्ड बाय लॉ है। एंड में फिर से सुन लीजिए, ये ISA 250 हमें बेसिक कंसेप्ट क्या बताता है। सबसे पहले 2 टाइप्स बताता है हमें लॉज की, 2 कैटेगरीज बताता है। एक वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, जैसे टैक्स लॉज, और दूसरा वो जो नॉट डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, जैसे लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि उनकी कंप्लाइंस, उन लॉज की कंप्लाइंस हो रही है कि नहीं हो रही, यानी उनको चेक करना है ऑडिटर ने खुद। और नॉट डायरेक्टली लॉज जो अफेक्टिंग लॉज जो हैं, इनमें इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से, प्लस कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लेगा रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ क्लाइंट मैनेजमेंट की। और जब कभी एग्जाम में हमसे केस स्टडी में पूछे या एक इंडिकेशन दे कि नॉन कंप्लायंस हो रही है, हमने 3 लेवल पे सोचना है। तीनों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला, कम्युनिकेशन विद दोषारोपी गवर्नेंस। दूसरा, इम्प्लीकेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। और तीसरा, कम्युनिकेशन टू आउटसाइड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। इन 3 एरियाज़ को कवर करना है जब क्वेश्चन में वो नॉन कंप्लायंस को इन्वॉल्व करेगा। ये हमारे की पॉइंट्स थे ISA 250 के। नेक्स्ट स्टैंडर्ड जिसको हम कवर करने जा रहे हैं वो ISA 260, कम्युनिकेशन विद दोषारोपी गवर्नेंस। ये स्टैंडर्ड हमें बताता है कि ऑडिटर के लिए कौन कौन से मैटर्स दोषारोपी गवर्नेंस यानी डायरेक्टर्स से कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, लाजमी है। बेसिकली 260 में 4 ऐसे मैटर्स हैं जो वो कहता है डायरेक्टर्स को दोषारोपी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना लाजमी है। सबसे पहले हमें वो 4 पॉइंट्स बताता है मैटर्स जो हमने कम्युनिकेट करने हैं। वो है सबसे पहले ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट, के ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा डायरेक्टर्स को कि सर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने की है, ताकि इससे एक्सपेक्टेशन गैप जो है रिड्यूस हो और डायरेक्टर्स फेमिलियर हो जाए, अवेयर हो जाए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से।
दूसरे नंबर पे प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, यानी ऐसी चीज़ें जो स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट को अफेक्ट कर रही हैं वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करेगा। जैसे मेजर रिस्क कौन से ऑडिट में, ऑडिटर उनको कैसे एड्रेस करेगा, प्लान क्या कर रहा है, मटीरियलिटी की कंसिडरेशन डिस्कस करेगा उनके साथ, और इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई करना है कि नहीं करना। लेकिन जहन में रखिएगा ये प्लान जो स्कोप एंड टाइमिंग से रिलेटेड मैटर है ये ब्रॉड लेवल पे ऑडिटर डिस्कस करेगा। अपने डिटेल्ड प्रोसीजर जो वो हर एरिया पे परफॉर्म करने जा रहा है वो डायरेक्टर के साथ या क्लाइंट के साथ हम किसी लेवल पे डिस्कस नहीं करते, क्योंकि एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमने इनकॉर्पोरेट करना होता है अपने ऑडिट के अंदर। तो यहाँ पे जो मैटर डिस्कस किए जा रहे हैं वो ब्रॉड लेवल के है, रिस्क है, मटीरियलिटी है, इंटरनल कंट्रोल्स पर रिलाई करना या नहीं करना। फिर सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स, जो भी ऑडिट के दौरान में उससे सिग्निफिकेंट इश्यूज नज़र आते हैं वो डायरेक्टर के साथ कम्युनिकेट करेगा। जैसे अगर कोई भी मटीरियल मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो ऑडिटर के लिए लाजमी होता है कि वो डायरेक्ट ऑडिट रिपोर्ट पे को मॉडिफाई करने से पहले एक दफ़ा डायरेक्टर्स के साथ ये इशू डिस्कस करे, कम्युनिकेट करे और उसके मुताबिक फ़ैसला करें। अगर डायरेक्टर्स को ठीक करवा देते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि अब ये रिपोर्ट मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कम्युनिकेशन का फ़ायदा एक ये होता है कि डायरेक्टर्स अवेयर हो जाते हैं जो सिग्निफिकेंट इशूज़ होते हैं ऑडिट के दौरान में, और मॉडिफिकेशन को अवॉइड करने के लिए अगर उन्होंने कोई करेक्टिव एक्शन लेने हो तो वो ले लेते हैं करेक्टिव एक्शन। फिर ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, यानी अगर कोई थ्रेट है ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को मैनेजमेंट की तरफ से, मैनेजमेंट ने फॉर एग्जांपल किसी किस्म का सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट किया करने की कोशिश की या इंटिमिडेशन थ्रेट जो है इम्पोज किया, तो उस सूरत में डायरेक्टर या इसके अलावा और कोई भी ऐसी सिचुएशन राइज होती है जिससे ऑडिटर की इंडिपेंडेंस इंपेयर हो रही है तो ऑडिटर दो चाबी गवर्नेंस के साथ इस इशू को डिस्कस करेगा। लेकिन ये ऑडिटर इंडिपेंडेंस वाली रिक्वायरमेंट सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए। ये 4 मैटर ISA 260 रिक्वायर करता है कि ऑडिटर डायरेक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करेगा। लेकिन याद रखें इसके अलावा और भी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में जो ऑडिटर ने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना होती है। इसी स्टैंडर्ड के एंड में अपेंडिक्स में एक डिटेल लिस्ट दी गई है जिसमें बताया गया है कि कौन से स्टैंडर्ड में क्या रिक्वायरमेंट है डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करने के हवाले से। जैसे एक स्टैंडर्ड है 240, वो ये बताता है कि अगर ऑडिटर को कोई फ्रॉड ऑडिटर डिटेक्ट करें या सस्पेक्ट करें कि कोई फ्रॉड है तो वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करता है। इसी तरह नॉन कंप्लायंस विद लॉज अगर आइडेंटिफाई हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करता है। ये ISA 250 कहता है। ISA 550 रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड ये कहता है कि ऐसी रिलेटेड पार्टी जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं की थी लेकिन ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर ली, वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करनी है। ISA 701 की ऑडिट मैटर ये रिक्वायर करता है कि ऑडिट के दौरान में जो की ऑडिट मैटर्स ऑडिटर ने डिसाइड किए कि रिपोर्ट करने हैं वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए जाएंगे। ISA 705 इसी तरह मॉडिफिकेशन की बात करता है, उससे रिलेटेड इश्यूज कम्युनिकेट किए जाते हैं। तो और भी बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं, ये सिर्फ मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की ये कंसेप्ट बताने के लिए कि ISA 260 जिन मैटर्स को रिक्वायर कर रहा है डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करने हैं, इसके अलावा भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में ऑडिटर की कि उसने वो मैटर्स डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है। अब आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें भी वो कंप्लीट लिस्ट मौजूद होगी ISA वाइज के कौन सा ISA की रिक्वायरमेंट क्या है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें ये तो पता चल गया कि ऑडिटर ने डायरेक्टर्स को कौन से मैटर कम्युनिकेट करने हैं, अब वो कम्युनिकेशन होगी कैसे, इसके बारे में भी ये स्टैंडर्ड गाइडेंस प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिट डिसाइड करेगा कि ऑडिट टीम की तरफ से कौन डायरेक्टर्स की तरफ से किसको कम्युनिकेट करेगा। यानी क्या, फ़र्ज़ कीजिए अगर डायरेक्टर्स है 15 और ऑडिट टीम की तरफ से एंगेजमेंट पार्टनर ने कम्युनिकेशन करनी है, तो क्या एंगेजमेंट पार्टनर एक एक डायरेक्टर को फर्दन अलग कम्युनिकेशन करेगा? डेफिनेटली ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा और इररिलेवेंट होगा। तो पहले से क्लाइंट के साथ एग्री कर लिया जाता है कि ऑडिट टीम की तरफ से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव होगा, डायरेक्टर की तरफ से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव होगा जिनके दरमियान में कम्युनिकेशन होगी। तो एज्यूम कर लिया जाएगा, समझ लिया जाएगा कि सारे डायरेक्टर्स तक ये बात पहुँच गई है। फिर इसके बाद वो ये कहता है कि ये कम्युनिकेशन ओरल फॉर्म में भी हो सकती है, रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, डिपेंड करता है मैटर कितना सिग्निफिकेंट है। अगर ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो तो रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन करना बेहतर होती है। और फिर एक और बात हमें बताता है कि समटाइम्स जो मैटर्स हमने डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करने हैं वो बेहतर होता है कि पहले मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर लिया जाए, हमेशा नहीं, समटाइम्स। इसलिए कि अगर कोई मैटर ऐसा है जिसमें मैनेजमेंट इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या फ्रॉड में इन्वॉल्व है, वो मैटर हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस नहीं करते, डायरेक्ट 2 चाबी गवर्नेंस के साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर कोई मैटर ऐसा है जिसमें डिसएग्रीमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है, तो ऑडिटर पहले मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करता है ताकि उनको कन्विंस कर सके कि वो इस इशू को रिजॉल्व कर लें।
अगर वो कन्विंस नहीं होते फिर डायरेक्टर के साथ डिस्कस करेगा। और समटाइम्स डायरेक्टर ऑडिटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी थर्ड पार्टी को भी कम्युनिकेट कर दे कुछ मैटर्स, जैसे किसी बैंक को, क्रेडिटर्स को या इन्वेस्टर्स को। तो उस सिलसिले में अगर कम्युनिकेशन करनी होती है तो ऑडिटर जो कम्युनिकेशन करेगा उसमें अपना डिस्क्लेमर देगा कि वो डायरेक्टर्स के कहने पे ये कम्युनिकेशन कर रहा है, डायरेक्ट उसका थर्ड पार्टी के साथ कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। ये हमारे 260 के कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने ये देखा कि 260 वाला स्टैंडर्ड कौन से मैटर रिक्वायर करता है डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना, 260 के अलावा और कौन कौन सी कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में, प्लस कम्युनिकेशन का तरीकाकार क्या होगा। ये ISA 260 था। इससे मिलता जुलता एक स्टैंडर्ड 265 है जो कि वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल पे फोकस कर रहा होता है। उसमें भी मिलता जुलता कैसे है 265 260 से, इसलिए कि 265 में भी कम्युनिकेशन ही डिस्कस हो रही होगी मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स के साथ, लेकिन उस कम्युनिकेशन का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक होगा और वो क्या होगा, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। तो हम अपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड ISA 265 की तरफ चलते हैं जिसमें हम देखेंगे कि वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल अगर ऑडिटर को आइडेंटिफाई होती है तो ऑडिट रिपोर्ट में तो हम उसको मेंशन नहीं करते, लेकिन उसको हमने किसको कम्युनिकेट करना और किस तरीके से कम्युनिकेट करना है ये ISA 265 में पढ़ेंगे। जी नेक्स्ट ISA 265 स्टार्ट करते हैं। ISA 265 का टाइटल है बेसिकली कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, कि अगर ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज नज़र आती है तो उसने किसको कम्युनिकेट करनी है। इसमें दो तरह की डेफिशिएंसीज हम देखेंगे, एक तो नॉर्मल और दूसरा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, यानी ऐसी डेफिशिएंसीज जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। और कम्युनिकेशन किसको करनी है, एक मैनेजमेंट को करनी होगी और एक दोषावी गवर्नेंस को। तो स्टैंडर्ड सबसे पहले स्टार्ट करता है, कहता है अगर ऑडिटर को जो भी डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाई हुई है ऑडिटर ने कम्युनिकेट करनी है दो पार्टीज को, मैनेजमेंट को और दोषावी गवर्नेंस को। लेकिन को कम्युनिकेट क्या करना है, रूल ये नहीं है कि हर वीकनेस इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करो, डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेट करो, नहीं, रूल ये नहीं है। रूल क्या है कि हर वीकनेस इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट को तो कम्युनिकेट करो, लेकिन डायरेक्टर को सिर्फ वो वीकनेस इंटरनल कंट्रोल कम्युनिकेट करनी है जो सिग्निफिकेंट है। मैनेजमेंट को एवरी डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करनी है, डायरेक्टर को सिर्फ सिग्निफिकेंट। और मैनेजमेंट को भी वो डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट नहीं करनी जो ऑलरेडी मैनेजमेंट को पता है उनको कम्युनिकेट कर दी गई है, किसी दूसरी पार्टी ने कम्युनिकेट किया। जैसे इंटरनल ऑडिटर वालों ने अगर उन्हें कोई अगर वीकनेस इंटरनल कंट्रोल सामने नजर आई हो और वो मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, या फर्ज कीजिए किसी बैंक के ऑडिट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम ने वीकनेस इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाई की और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दें, तो ऐसी वीकनेसेस जो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुकी हैं किसी पार्टी की तरफ से मैनेजमेंट को कम्युनिकेट हो चुकी हैं, वो मैनेजमेंट को हम कम्युनिकेट नहीं करते वीकनेसेस, बाकी सारी की सारी वीकनेस या डेफिशिएंसी मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं। और डायरेक्टर्स को सिग्निफिकेंट वाली वीकनेसेस कम्युनिकेट करते हैं जो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट, डेफिशिएंसीज अगर पिछले साल में अच्छा यहाँ पे ये एक चीज़ नोट कीजिए कि वो कह रहा है डायरेक्टर को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करेंगे। इसका मतलब है अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, वो ऑलरेडी कम्युनिकेटेड है भी, तो स्टिल ऑडिटर ये समझ सकता है कि ज़रूरी है कि वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट की जाए, वो डायरेक्टर्स को दोबारा भी कम्युनिकेट की जाएंगी। अगर डेफिशिएंसी पिछले साल में आइडेंटिफाई हुई थी वो इस साल भी अनरिजॉल्व है, हमने पिछले साल देखा कोई डेफिशिएंसी नजर आई थी, मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट की, इस साल आए देखा वही डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल दोबारा एग्जिस्ट कर रही थी, क्या हमें दोबारा वो कम्युनिकेट करनी है मैनेजमेंट और दोषावी गवर्नेंस को? स्टैंडर्ड कहता है अगर तो वो सिग्निफिकेंट है तो फिर आप दोबारा कम्युनिकेट करें या रेफर करें कि सर पिछले साल हमने जो आपको ये डेफिशिएंसी कुछ कम्युनिकेट की थी ये अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, इनके बारे में डिटेल आप पिछले साल के हमारे जो मैनेजमेंट लेटर दिया होगा उसमें आप रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर सिग्निफिकेंट है तो कम्युनिकेशन रिपीट करनी है, अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो कम्युनिकेशन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑडिटर सोचेगा कि भाई पिछले साल एक वीकनेस थी, अब देखिए अगर पिछले साल की वीकनेस सिग्निफिकेंट है, इस साल वो करेक्ट नहीं और सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आपको पता है हम हर हाल में डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं चाहे वो ऑलरेडी कम्युनिकेटेड क्यों ना हो। अगर पिछले साल डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई की वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इस साल भी वो करेक्ट नहीं हुई, सेम है,
सिग्निफिकेंट नहीं है, ऑडिटर ने वो डेफिशिएंसी मैनेजमेंट को दोबारा कम्युनिकेट नहीं करनी, क्योंकि वो पिछले साल कम्युनिकेट कर चुका था। लेकिन ऑडिटर ये बात ज़रूर सोचेगा कि मैनेजमेंट को मैंने जब पिछले साल एक डेफिशिएंसी कम्युनिकेट की थी, उसने अभी तक करेक्ट नहीं की, कहीं ये मैनेजमेंट जानबूझ के तो कंट्रोल्स को वीक नहीं रखना चाहती अपने किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए, तो फिर वो उस वीकनेस को सिग्निफिकेंट एज्यूम करते हुए डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करेगा, मैनेजमेंट को दोबारा कम्युनिकेट नहीं करेगा। लेकिन चूंकि मैनेजमेंट ने इंटेंशनली इसको करेक्ट नहीं किया, तो वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करेगा वीकनेस। नेक्स्ट, कम्युनिकेट कब करना है भाई? ज़बानी कलामी तो हम वीकनेस को इमीडिएटली कम्युनिकेट कर देते हैं ताकि मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स इन पे अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। रिटन फॉर्म में कम्युनिकेशन अगर करनी है, जो कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज के केस में हम कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में लाजमी करते हैं, यानी ओरल फॉर्म में तो हर तरह की हम वीकनेस मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर देंगे, लेकिन रिटन फॉर्म में हम कम्युनिकेशन, जो सिग्निफिकेंट कम्युनिकेशन है, वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करेंगे। कब करेंगे? ये ऑडिट रिपोर्ट इशू होने से पहले भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बाद में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिपेंड करता है लोकल लॉज क्या रिक्वायर करते हैं। पाकिस्तान में जो लिस्टेड कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट है वो ये कि ऑडिट रिपोर्ट के 45 डेज हैं लिस्टेड रेगुलेशन में लिखे, उसके उतने 45 डेज के अंदर अंदर ऑडिटर ने वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल या मैनेजमेंट लेटर प्रोवाइड करना है क्लाइंट को, 2 साल गवर्नेंस को, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि कुछ जगहों पे ऑडिट रिपोर्ट से साइन होने से पहले भी रिक्वायरमेंट होती है वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल कम्युनिकेट करने की। और जो कम्युनिकेशन की जाएगी, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस कम्युनिकेट की जाएगी, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाएंगी? 2 चीज़ें लाजमी और 2 चीज़ें ऑप्शनल है। लाजमी क्या चीज़ें हैं? जो डेफिशिएंसीज आपने आइडेंटिफाई की वो कम्युनिकेट करनी है, उस डेफिशिएंसी का पोटेंशियल इफेक्ट क्या होगा वो कम्युनिकेट करना है, और सजेशन ऑडिटर की तरफ से कि इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, प्लस मैनेजमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ये एक तरह से हमें मैनेजमेंट लेटर का फॉर्मेट हमें बता रहा है कि आप जब मैनेजमेंट लेटर प्रोवाइड करेंगे जिसमें वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल होती हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? उसमें 4 चीज़ें मैक्सिमम हो सकती हैं। 2 चीज़ें तो हर मैनेजमेंट लेटर में होंगी, रिक्वायर्ड है, और 2 चीज़ें ऑप्शनल है। रिक्वायर्ड क्या चीज़ें हैं? डेफिशिएंसी जो आपने आइडेंटिफाई की और उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा क्लाइंट पे या उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, फ्यूचर में क्या हो सकता है। और तीसरी चीज़ ऑडिटर की तरफ से सजेशन कि इस डेफिशिएंसी को कैसे रिमूव किया जा सकता है। और फोर्थ, मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू कि मैनेजमेंट के क्या कमेंट्स है इस डेफिशिएंसीज के ऊपर। ये जो थर्ड और फोर्थ वाला पॉइंट है ये ऑप्शनल है, फर्स्ट और सेकंड वाला कंपलसरी है। तो ये हमारा ISA 265 था जिसमें हमने ये देखा कि डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल को 2 हिस्सों में क्लासीफाई कर रहा है, स्टैंडर्ड सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट। और फिर हमें बता रहा है कि हमने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, और फिर प्रायर पीरियड की जो डेफिशिएंसीज है उनको कैसे कम्युनिकेट करना है। और एंड पे हमें बता रहा है कि जो फॉर्मेट होगा हमारा डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट करने वाला, उस फॉर्मेट में क्या चीज़ें हमने इंक्लूड करनी है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है ISA 265 जी। नेक्स्ट स्टैंडर्ड जिसके की पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ISA 320 मटीरियलिटी। ये स्टैंडर्ड हमें बताता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट और नॉट। तो ये डिसाइड करने के लिए कि कोई मिस स्टेटमेंट मटेरियल है कि नहीं, मटीरियलिटी लेवल डिटरमिन करना लाजमी है। और मटीरियलिटी लेवल कैसे डिसाइड किया जाएगा इसके बारे में डिस्कशन ISA 320 में डिसाइड की गई है। वो हमें एक फार्मूला देता है जिसे कहता है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब है कि आप जनरली किसी भी क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हों तो आपने मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करना है एक बेंचमार्क को चूज़ करके और फिर उसको एक परसेंटेज से अप्लाई करके। ये हमारा फार्मूला होगा मटेरियलिटी लेवल इन अमाउंट्स कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब है कि अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है तो आपका जो बेंचमार्क होगा, बेंचमार्क का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वो फिगर जिसकी बेस पे मटीरियलिटी कैलकुलेट होगी। तो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी का जो बेंचमार्क होता है सूटेबल वो होता है प्रॉफिट, और उसके लिए जो परसेंटेज सूटेबल होती है वो होती है 5%। यानी नॉर्मल हमारा रूल ऑफ थंब क्या है कि मटीरियलिटी लेवल इज इक्वल टू 5% ऑफ प्रॉफिट।
एग्ज़ाम में भी केस स्टडी में जब हम मटीरियलिटी लेवल कैलकुलेट करते हैं तो यही फार्मूला यूज़ करते हैं, प्रॉफिट को बेंचमार्क बनाते हैं और 5% को एक रीज़नेबल परसेंटेज अज्यूम करते हुए मटीरियलिटी लेवल कैलकुलेट करते हैं। लेकिन याद रखें इनमें वेरिएशंस पॉसिबल हैं। वेरिएशन क्या पॉसिबल है कि बेंचमार्क को जो है इसमें डिफरेंट चॉइसेस या डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। जैसे अगर हमारा क्लाइंट ऐसा है जो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी नहीं है, या ड्यूरिंग द ईयर उसका लॉस है, या उसका प्रॉफिट बहुत कम है, तो स्टैंडर्ड कहता है इन सिचुएशंस में प्रॉफिट को बेंचमार्क बनाना मुनासिब नहीं, आप इसके बजाय कोई अल्टरनेट बेंचमार्क यूज़ कर सकते हैं, जैसे टोटल एसेट्स, जैसे टोटल रेवेन्यू, जैसे इक्विटी। और इसमें जो परसेंटेज फिर यूज़ करेंगे वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे बेंचमार्क चेंज हुआ तो परसेंटेज भी चेंज हो जाएगी। प्रॉफिट को अगर बेंचमार्क बनाते हैं तो सूटेबल परसेंटेज है 5%, लेकिन अगर आप अदर फिगर्स को बेंचमार्क बनाते हैं जैसे टोटल रेवेन्यू, टोटल एसेट्स, टोटल एक्सपेंसेस वगैरह को, तो फिर बेंचमार्क 5% नहीं, फिर जो परसेंटेज होगी वो 5% नहीं बल्कि वो 1% या 0.5% यूज़ करनी है हमने। तो ये है चॉइस ऑफ बेंचमार्क और चॉइस ऑफ परसेंटेज, ये वेरी कर सकते हैं। रूल ऑफ थंब क्या होगा हमारा कि मटेरियलिटी है 5% ऑफ प्रॉफिट, लेकिन इसमें बेंचमार्क भी चेंज हो सकता है, परसेंटेज भी चेंज हो सकती है। और केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ बेंचमार्क किन सिचुएशन में हमने चेंज करना है। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट बहुत कम है या ड्यूरिंग द ईयर लॉस है, तो उन सिचुएशन में हम अल्टरनेट बेंचमार्क यानी टोटल रेवेन्यू, टोटल एसेट्स वगैरह को यूज़ करते हैं। फिर चॉइस ऑफ फाइनेंशियल डाटा। चॉइस ऑफ फाइनेंशियल डाटा का मतलब क्या है कि आप जो फिगर्स उठाएंगे, जैसे प्रॉफिट की फिगर उठाई, वो किस जगह से उठाई। अब सबसे पहला हमारा जो प्रायोरिटी देते हैं हम वो देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, यानी जिस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप वेरीफाई कर रहे हैं उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रॉफिट है उसको सेलेक्ट करें। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीटली अवेलेबल नहीं, हम इंटरम ऑडिट करने के लिए गए, अब हमारे पास 10 महीनों की 11 महीनों की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो है, पूरे साल की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस सूरत में हम क्या डाटा यूज़ करेंगे मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए। इस सूरत में हम 10 महीनों का प्रॉफिट देखेंगे, उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे 12 महीनों पे, यानी 10 महीनों का जो प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हमें हमारे पास एक एनुअलाइज्ड प्रॉफिट आ जाएगा। उसकी बेस पे हम मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करेंगे। बाद में अगर एक्चुअल प्रॉफिट डिफरेंट होता है तो हम मटेरियलिटी को रिवाइज कर सकते हैं। और फर्ज कीजिए कि अगर इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अभी नहीं बनी, तो फिर क्या करें, फिर हम बजट्स को यूज़ कर सकते हैं। हम प्रीवियस 2-3 ईयर्स का जो प्रॉफिट है उसकी एवरेज को यूज़ कर सकते हैं मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए। और अगर आप इन फाइनेंशियल डाटा से, यानी प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या बजट से या इंटरम रिजल्ट से मटेरियलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो हमने जब इस साल की एक्चुअल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी उनकी बेस पे देखना होगा कि क्या प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट वेरिएशन तो नहीं। अगर सिग्निफिकेंट वेरिएशन है तो याद रखें मटेरियलिटी को रिवाइज भी किया जा सकता है। स्टैंडर्ड इसकी इजाज़त देता है कि एक दफ़ा आपने अगर मटेरियलिटी लेवल एग्री कर लिया, उसके बाद सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई, प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट वेरिएशन आई, तो आप मटेरियलिटी को रिवाइज भी कर सकते हैं। हाँ, मटेरियलिटी को रिवाइज करने से आपके ऑडिट प्रोसीजर भी रिवाइज हो जाएंगे, रिस्क भी रिवाइज हो जाएगा, यानी इसका हमारे ऑडिट प्रोसीजर पे भी इम्पैक्ट आएगा, ये ज़हन में रखिएगा। और स्टैंडर्ड एक और कंसेप्ट डिस्कस करता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। कहता है जब ये 5% ऑफ प्रॉफिट वाला मटेरियलिटी लेवल है ना, ये आपका ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मटेरियलिटी लेवल है जो आप ओपिनियन एक्सप्रेस करते हुए डिसाइड करते हैं। यानी अगर फर्स्ट कीजिए हम ओपिनियन ये दे रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और 5% ऑफ प्रॉफिट आया 10 लाख, तो इसका मतलब है हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 10 लाख से उससे ज़्यादा की मिस स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन समटाइम्स कुछ एरियाज पे काम करते हुए हम इस ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल को नहीं बल्कि इसके स्मॉलर पार्ट को यूज़ करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि छोटी छोटी अगर फ़र्ज़ कीजिए अगर 10 लाख मटेरियलिटी लेवल को ही आप सेल्स के लिए यूज़ करते हैं, आप डेटर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए यूज़ करते हैं, तो रिस्क होता है कि सेल्स में 8 लाख की मिस स्टेटमेंट हो, क्रेडिटर में 6 लाख की मिस स्टेटमेंट हो, दोनों एग्रीगेट हो गए, इंडिविजुअली इमटेरियल है लेकिन एग्रीगेट होकर मटेरियलिटी लेवल को एक्सीड कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि जब आप इंडिविजुअल एरिया पे प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हों उस वक्त ओवरऑल वाला मटेरियलिटी लेवल यूज़ ना करें बल्कि स्मॉलर पोर्शन यूज़ करें जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी।
और फिर एक और कंसेप्ट डिस्कस करता है स्टैंडर्ड कि मटीरियलिटी साइज पे भी डिपेंड करती है, नेचर पे भी डिपेंड करती है। यानी और एग्जाम और केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट अहम है। ये कंसेप्ट क्या है? फर्ज कीजिए हमने 5% ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया, वो आया 10 लाख। एग्जाम में उसने हमें कोई मिस स्टेटमेंट दी, वो है 4 लाख की। अब असूली तौर पे ये मिस स्टेटमेंट इमटेरियल है, ऑडिटर को अनमोडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। लेकिन याद रखें समटाइम्स हम स्मॉल अमाउंट की मिस स्टेटमेंट को भी मटेरियल कंसीडर करते हैं उसकी नेचर की वजह से। जैसे अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही हो, अगर कोई फ्रॉड हो, अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो, अगर कोई रेगुलेटर्स की रिक्वायरमेंट्स की वायलेशन की जा रही है, बैंक ने कोई डेट कोविनेंट्स अप्लाई की, उनको मीट नहीं किया गया, ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जिनमें स्मॉल अमाउंट की मिस स्टेटमेंट को भी मटेरियल कंसीडर करते हैं। तो आपने जब मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करना है और अगर आपकी अमाउंट मटेरियलिटी मिस स्टेटमेंट की अमाउंट मटेरियलिटी लेवल से कम आ जाए तो आप क्वेश्चन में ये लिखेंगे ऑडिटर अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, लेकिन साथ में ब्रैकेट में ये भी लिखेंगे प्रोवाइडेड दिस मिस स्टेटमेंट इज आल्सो इमटेरियल ऑन एग्रीगेट एज वेल एज क्वालिटेटिव बेसिस। एग्रीगेट बेसिस का मतलब है वो इस जैसी दूसरी मिस स्टेटमेंट के साथ भी मिलके इमटेरियल ही रहती है। क्वालिटेटिव बेसिस का मतलब है कि वो बाय नेचर भी इमटेरियल है। तो ये हमारी कुछ डिस्कशन थी मटेरियलिटी लेवल पे, जिसमें हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि मटेरियलिटी लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, रूल ऑफ थंब क्या है, और कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में ये हमारा रूल ऑफ थंब चेंज भी हो सकता है, बेंचमार्क भी चेंज हो सकता है, परसेंटेज भी चेंज हो सकती है। फिर हमने देखा कि क्या मटेरियलिटी को रिवाइज कर सकते हैं, अगर करेंगे तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऑडिट पे क्या आएगा। फिर हमने देखा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के कंसेप्ट को ब्रीफली देखा कि सम टाइम हम एग्जाम में वो नॉर्मली परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के कंसेप्ट को टेस्ट नहीं करता, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए ओवरऑल मटेरियलिटी है, लेकिन जब इंडिविजुअल एरिया लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो हम उसका स्मॉलर पोर्शन मटेरियलिटी का यूज़ करते हैं, एक तरह से ब्रेकअप बना देते हैं। उस स्मॉलर पोर्शन को कहते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। और एग्जाम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम चीज़ कि मटेरियलिटी डिसाइड कर ली, इसके बाद अगर हमें पता चले कि कोई मिस स्टेटमेंट इमटेरियल है, हमने उसके बाद ये भी देखना है इमटेरियल होने के बावजूद कि कहीं वो दूसरी मिस स्टेटमेंट के साथ मिलके मटेरियल तो नहीं हो रही, यानी एग्रीगेट बेसिस पे, और कहीं वो बाय नेचर मटेरियल तो नहीं है। बाय नेचर का मतलब स्मॉल अमाउंट होने के बावजूद भी अगर वो मिस स्टेटमेंट रिलेट करती है नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन से, वो रिलेट करती है फ्रॉड से, वो रिलेट करती है रिलेटेड पार्टी की डिस्क्लोजर से, जैसे रिलेटेड पार्टी डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन का डिस्क्लोजर, तो फिर वो मिस स्टेटमेंट स्मॉल अमाउंट होने के बावजूद भी मटेरियल हो सकती है। ये हमारी डिस्कशन आई एस से 320 मटेरियलिटी। अच्छा, अब जिस तरह आई एस से 260 और 265 में थोड़ा सा लिंक था, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड थे, उसी तरह आई एस ए 320 के साथ एक और स्टैंडर्ड है आई एस ए 450, वो भी इससे लिंक्ड है, मिलता जुलता है, तो मैं इसके साथ उसको भी कवर करवा रहा हूँ। आई एस ए 450, आई एस ए 450 बेसिकली क्या कहता है कि हमने मिस स्टेटमेंट्स को कैसे वैल्यूएट करना है, यानी 320 में हमने मटेरियलिटी लेवल डिसाइड किया। आई एस ए 450 बताता है कि जो आप मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे आपने उसको किस तरीके से वैल्यूएट करना है। सबसे पहले बताता है 3 तरह की मिस स्टेटमेंट्स होती हैं, एक फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट, जजमेंटल मिस स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? वो मिस स्टेटमेंट जो फैक्ट है, जिनको दुनिया का कोई बंदा इग्नोर नहीं कर, निगलेक्ट नहीं कर सकता। जैसे अगर एक एक्सपेंस हुआ, फ़र्ज़ कीजिए 5 लाख का, और मैनेजमेंट उसे रिकॉर्ड करती है 50,000 पे, तो ये फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट है। वाउचर देख के दुनिया का हर बंदा कहेगा नहीं भाई ये 5 लाख एक्सपेंस है, 50,000 का नहीं। ये फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट। कुछ मिस स्टेटमेंट होती है जजमेंटल मिस स्टेटमेंट, इनमें ज़्यादातर ऑडिटर का और क्लाइंट का झगड़ा पड़ता है। जजमेंटल मिस स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? जिनमें ऑडिटर की जजमेंट कुछ और है, मैनेजमेंट की जजमेंट कुछ और है, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अगर क्लाइंट ये जजमेंट्स एस्टीमेट्स डाउनवर्ड लगाता है, यानी जितने रीजनेबल होने चाहिए प्रोविजन फॉर बैड डेट या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उससे कम रिकॉर्ड कर रहा है, और ऑडिटर के ख्याल में एक्सपेंस ज़्यादा होना चाहिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऑडिटर के लिए इसको जस्टिफाई करना मुश्किल होगा, क्योंकि एक्चुअली एक्सपेंस कितना होना है ये फ्यूचर में जाके कंफर्म होगा, पता चलेगा। तो ये इस केस में मैनेजमेंट की जजमेंट डिफरेंट होगी, ऑडिटर की जजमेंट डिफरेंट होगी। ऐसी मिस स्टेटमेंट जो जजमेंट के डिफरेंट होने की वजह से अराइज होती हैं उन्हें हम जजमेंटल मिस स्टेटमेंट कहते हैं।
ये भी बिलाहिर मिस स्टेटमेंट है, इनकी बेस पे भी ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई होगा, लेकिन ज़्यादातर जो मैनेजमेंट है इसको आर्गू करते हैं, इसमें डिसएग्रीमेंट होता है हमारा। प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट कौन सी है? प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऐसी मिस स्टेटमेंट होती है जो एक्चुअली मिस स्टेटमेंट हमने आइडेंटिफाई नहीं की हुई, ये एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड से मुराद अंदाज़ा है, हमारा बेस्ट एस्टिमेट है। जैसे प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट क्या होती है? हमने 10 लाख की पॉपुलेशन थी, उसमें 1 लाख का सैंपल सेलेक्ट किया, 1 लाख के सैंपल में 5000 की मिस स्टेटमेंट मिली। अब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं 1 लाख के सैंपल में 5000 की मिस स्टेटमेंट है, तो 10 लाख की पॉपुलेशन में कितनी मिस स्टेटमेंट होगी? 5000 मल्टीप्लाई बाय 10, 50,000। अब 50,000 हमारी प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, ये हमारी आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट नहीं है। आइडेंटिफाइड सिर्फ 5000 थी, उस 5000 को बेस बना के फार्मूले के ज़रिए हमने जो टोटल पॉपुलेशन में अंदाज़ा लगाया कितनी मिस स्टेटमेंट होगी, 50,000। ये 50,000 प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट है। इसमें ऊपर वाली 45,000 हवाई मिस स्टेटमेंट है, वो सिर्फ हमारा अंदाज़ा है, एक्चुअली हमने आइडेंटिफाई नहीं की हुई। स्टैंडर्ड कहता है फैक्चुअल मिस स्टेटमेंट मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती, अगर फ़र्ज़ कीजिए इसकी बेस पे ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है, मिस स्टेटमेंट है। जजमेंटल मिस स्टेटमेंट मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती, इसकी बेस पे भी ओपिनियन मॉडिफाई हो सकता है, मिस स्टेटमेंट है। लेकिन जो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट है इसकी बेस पे ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपने एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं की हुई। अगर आप इस केस में रिपोर्ट मॉडिफाई करना चाहते हैं, ओपिनियन मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आपको फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके वो ऊपर के जो 45,000 वाली मिस स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करना होगी। अगर वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर आप ओपिनियन को मॉडिफाई करें, अगर वो आइडेंटिफाई नहीं करते तो फिर आप ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं कर सकते। यानी फैक्चुअल और जजमेंटल मिस स्टेटमेंट का आखिरी स्टेप होगा मॉडिफिकेशन इन ओपिनियन, लेकिन प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट का जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो ऑडिट प्रोसीजर को बढ़ाना है, ओपिनियन मॉडिफाई करना नहीं है। फिर स्टैंडर्ड हमें रिक्वायरमेंट बताता है, कहता है आपको जितनी भी मिस स्टेटमेंट मिलती है सारी की सारी आपने क्यूमुलेट करनी है, चाहे मटीरियल हो चाहे इममटीरियल हो, अनलेस क्लियरली ट्रिवियल। क्लियरली ट्रिवियल क्या है? देखिए मिस स्टेटमेंट के लेवल्स हैं, 4 लेवल स्टैंडर्ड डिस्कस करता है। एक सबसे छोटा क्लियरली ट्रिवियल, फिर उससे बड़ा इममटीरियल, फिर उससे बड़ा मटीरियल, फिर उससे बड़ा परवेसिव। परवेसिव वो होता है जो सब्सटेंशियल पोर्शन को इफेक्ट करे, बहुत से एरियाज को इफेक्ट करे, वो मिस स्टेटमेंट परवेसिव कहलाती है। मटीरियल वो जो सिंगल एरिया को इफेक्ट करे। इममटीरियल वो जो कि मटीरियलिटी लेवल को एक्सीड नहीं करते, यानी मटीरियल मिस स्टेटमेंट वो होगी जो मटीरियलिटी लेवल जो हमने कैलकुलेट किया था 320 में उससे एक्सीड करे। जैसे मटीरियलिटी लेवल अगर हमारा 1 लाख था तो 1.5 लाख की मिस स्टेटमेंट मटीरियल होगी। लेकिन इममटीरियल मिस स्टेटमेंट कौन सी है कि जो 1 लाख से कम है वो इममटीरियल कहलाएगी। स्टैंडर्ड कहता है इममटीरियल को भी आप क्यूमुलेट करें। क्यों? अगर 70,000 की एक मिस स्टेटमेंट है, पॉसिबल है वो किसी दूसरी 50,000 की मिस स्टेटमेंट के साथ मिलकर एग्रीगेट होकर मटीरियल हो जाए, तो इममटीरियल मिस स्टेटमेंट को भी एग्रीगेट करना है। लेकिन एक लेवल होता है इममटीरियल से भी कम, वो होता है क्लियरली ट्रिवियल, जैसे 100 रुपये। अब स्टैंडर्ड कहता है आपने हमेशा हर ऑडिट में एक क्लियरली ट्रिवियल लेवल इस्टेब्लिश करना है, उससे नीचे की मिस स्टेटमेंट आपने क्यूमुलेट भी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? यहाँ पे फ़र्क समझेगा क्लियरली ट्रिवियल में और इममटीरियल में। क्लियरली ट्रिवियल के बारे में, क्लियरली ट्रिवियल लेवल इममटीरियल से भी नीचे का लेवल होता है। स्टैंडर्ड इसके बारे में ये कहता है कि क्लियरली ट्रिवियल लेवल्स के नीचे जो मिस स्टेटमेंट है ये इंडिविजुअली भी इममटीरियल, एग्रीगेट होके भी इममटीरियल होंगी, चाहे जितनी मर्जी इकट्ठी हो जाए। लेकिन इममटीरियल मिस स्टेटमेंट जो क्लियरली ट्रिवियल लेवल से ऊपर है लेकिन मटीरियलिटी लेवल से कम है, इनके बारे में स्टैंडर्ड कहता है ये इंडिविजुअली तो इममटीरियल है लेकिन पॉसिबल है कि एग्रीगेट होके मटीरियल हो जाए। इसलिए स्टैंडर्ड कहता है कि इममटीरियल मिस स्टेटमेंट हो, मटीरियल हो या परवेसिव हो, आपने इन सब को क्यूमुलेट करना है सिवाय क्लियरली ट्रिवियल के। इनको अलहदा से नोट करने की ज़रूरत नहीं है, अलहदा रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये इंडिविजुअली भी इममटीरियल होंगी और एग्रीगेट भी इममटीरियल होंगी। फिर स्टैंडर्ड कहता है जब मिस स्टेटमेंट के इफेक्ट को वैल्यूएट करना है आपने साइज़ को भी यानी क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया को भी सामने रखना है और नेचर यानी क्वालिटेटिव क्राइटेरिया को भी सामने रखना है। ये प्रीवियस IAS 320 में मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस कर दिया कि अगर मटीरियलिटी लेवल हमने कैलकुलेट किया
उससे अगर कोई अमाउंट ऊपर जाती है वो क्वांटिटेटिवली मटेरियल है, लेकिन अगर कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट की अमाउंट है जो उससे नीचे है वो क्वांटिटेटिवली तो इमटेरियल है, लेकिन हमने देखना है कहीं बाय नेचर क्वालिटेटिवली मटेरियल तो नहीं है। और मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, फ्रॉड, बैंक की अगर डेट कॉविनेंट रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जिनमें स्मॉल अमाउंट की मिस स्टेटमेंट भी बाय नेचर या क्वालिटेटिवली मटेरियल होती हैं। देखिए क्लियरली ट्रिवियल लेवल ऐसा होता है जिसके नीचे मिस स्टेटमेंट कभी भी बाय नेचर भी मटेरियल नहीं हो सकती। लॉ कहता है यहाँ पे तो बाय, ये बहुत स्मॉल लेवल है। देखिए प्रैक्टिकली इस लेवल को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, वरना तो हम 1-1, 2-2 रुपये, 5-5, 10-10 रुपये की मिस स्टेटमेंट भी अगर हैं उनको भी करेक्ट करवाने के चक्कर में पड़ जाए। तो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ को सामने रखते हुए स्टैंडर्ड ने हमें एक ऐसा लेवल इस्टेब्लिश करने की इजाज़त दी है जो बहुत लो होगा और इससे नीचे की मिस स्टेटमेंट को हम कभी भी देखेंगे भी नहीं। ठीक है जी, तो ये हमारा ISA 450 है। इसको 320 के साथ मिला के अगर पढ़ेंगे तो आपका सीक्वेंस बनेगा। 320 स्टेप 1 है और 450 उसका सब्सिक्वेंट स्टेप है। इसके साथ ही हमारा 450 का स्टैंडर्ड ख़त्म होता है।